इतिहास में ना कभी कभी एक पल, एक लड़ाई या एक फैसला सब कुछ बदल देता है। आज हम एक ऐसे ही टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मोड़ जिसने हिंदुस्तान की कहानी को हमेशा के लिए एक नया रुख दे दिया। अब सवाल ये उठता है, और सुनने में थोड़ा बड़ा भी लगता है, कि क्या वाकई एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई, आने वाले 600 साल का इतिहास तय कर सकती है? चलिए, इस कहानी में यही तो देखना है कि कैसे जंग के मैदान में लिया गया एक फैसला सदियों की तकदीर लिख देता है। और मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी जबरदस्त जीत से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी हार से जिसने किसी को आने वाले बड़े तूफान का अंदाजा तक नहीं लगने दिया। तो फिर चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी के आखिर की, और जगह है उत्तर भारत। उस दौर में ये इलाका ताकत और सियासत का गढ़ हुआ करता था। देखिए, उस वक्त का उत्तर भारत ताकतवर तो बहुत था, पर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। यहाँ कई शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, लेकिन वो आपस में ही बटे हुए थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हाँ, महमूद गजनवी के हमलों के बाद अजमेर और दिल्ली के चौहान एक बड़ी पावर बनकर जरूर उभरे थे, लेकिन असल में यही आपसी फूट थी जिसने, कह सकते हैं, बाहर से आने वालों के लिए दरवाजा खोल दिया था। और इसी सीन में एंट्री होती है दो मेन किरदारों की। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर के शासक, राजपूत ताकत का सबसे बड़ा चेहरा। उनका एक ही मकसद था, अपनी जमीन की हिफाजत करना। और दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, घुरिद सल्तनत का सुल्तान, एक ऐसा हमलावर जो सिर्फ लूटने नहीं आया था, उसका इरादा था यहाँ जीतना और यहीं पर अपना राज कायम करना। और बस यहीं से इन दोनों ताकतों के बीच पहले बड़े टकराव की जमीन तैयार होती है। तराइन की पहली लड़ाई, कह सकते हैं राउंड 1। तो साल था 1191। मोहम्मद घोरी की सेना का सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान और उनके साथ आए राजपूत राजाओं की फौज से। राजपूतों ने अपने पारंपरिक तरीके, मतलब अपने घुड़सवार और जबरदस्त हाथियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि नतीजा एकदम साफ था। मोहम्मद गोरी बुरी तरह जख्मी हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये राजपूतों के लिए एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जीत ही हार की वजह बन जाती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस जीत ने राजपूतों में एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस भर दिया। उन्हें लगा कि उनकी पुरानी युद्ध की तकनीकें ही सबसे बेस्ट है, और ये सोच कि जो एक बार काम कर गया वो हमेशा करेगा, ये बहुत खतरनाक साबित हुई। और बस यही सोच हमें कहानी के सबसे सबसे अहम मोड़ पर ले आती है। साल 1192, तराइन की दूसरी और निर्णायक लड़ाई। ठीक एक साल बीता और गोरी वापस आ गया, लेकिन इस बार वो पहले वाला गोरी नहीं था। वो अपनी हार से बहुत कुछ सीख कर लौटा था। इस बार उसके पास बदला लेने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। ये असल में सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, ये दो अलग अलग मिलिट्री फिलॉसफीज की टक्कर थी। एक तरफ राजपूतों का तरीका था, भारी भरकम हाथी, जोरदार सीधा हमला, मतलब ब्रूट फोर्स पर पूरा भरोसा। वहीं दूसरी तरफ खुरिद थे, जिनकी ताकत थी फुर्तीले घुड़सवार, तीरंदाज, स्पीड और चालाकी, मतलब पीछे हटने का नाटक करना और फिर अचानक से घेर लेना। गौरी का प्लान बड़ा सीधा और असरदार था, जिसे 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, पीछे हटने का नाटक करो ताकि राजपूत सेना जोश में आगे बढ़े। स्टेप 2, जैसे ही वो आगे बढ़कर हमला करें, उनकी लाइनें बिखेर दो, उनमें कंफ्यूजन पैदा कर दो। स्टेप 3, अपने तेज घुड़सवारों से उनके किनारों पर यानी फ्लैंक्स पर हमला करो और उन्हें चारों तरफ से घेर लो। और आखिरी स्टेप 4, जब दुश्मन थक जाए और घिर जाए, तब अपनी रिजर्व फोर्स से फाइनल जोरदार हमला कर दो। और जैसा कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, उनकी बहादुरी उनकी पुरानी पड़ चुकी जंग की तकनीक की कमी को पूरा नहीं कर सकी। बहादुरी थी, पर तरीका गलत था। और नतीजा एकदम उल्टा। जो पहली लड़ाई में हुआ था, उसका ठीक उल्टा। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और इस एक हार के साथ ही उत्तर भारत में राजपूतों का सदियों पुराना दबदबा टूट गया। तो अब देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की शुरुआत थी। इस जीत के बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 1192 में तराइन की जीत के साथ ही दिल्ली और अजमेर पर कब्जा हो गया। फिर सिर्फ 2 साल बाद 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई और पूरा गंगा का मैदान घुरिदों के कंट्रोल में आ गया।
और फिर 1206 में जब गोरी की हत्या हुई तो हिंदुस्तान में मौजूद उसके गवर्नर ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और एक नए शासन की शुरुआत की। और ये गवर्नर कोई और नहीं बल्कि कुतुब-उद-दीन ऐबक था, गौरी का सबसे वफादार गुलाम जनरल, जिसे यहाँ जीते हुए इलाकों की जिम्मेदारी दी गई थी। और यही वो शख्स था जिसने आगे चलकर भारत में एक पूरी नई डायनेस्टी, एक नए राजवंश की नींव रखी। तो सवाल यह है कि इन सब घटनाओं का लंबा असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा था। यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। 600 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। तराइन की वो एक दिन की लड़ाई, उसने एक ऐसे दौर की शुरुआत की जो अलग अलग सल्तनतों के रूप में अगले लगभग 600 सालों तक चलने वाला था। ये बदलाव हर स्तर पर था। पॉलिटिकली देखें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई जो भारत में इस्लामी शासन का बेस बनी। मिलिट्री के नज़रिए से देखें तो तुर्की घुड़सवारों और उनकी तीरंदाजी का तरीका ही नया स्टैंडर्ड बन गया। और कल्चर के लिहाज से एक नए इंडो इस्लामिक आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का दौर शुरू हुआ। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। मोहम्मद गौरी का हमला महमूद गजनवी के हमलों जैसा नहीं था जिसका मकसद सिर्फ लूटपाट था। नहीं, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। ये अस्थायी रेट से परमानेंट रूल की तरफ एक कदम था और बस यहीं से हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। सोचिए, अगर 1192 में मोहम्मद गौरी वापस ना लौटा होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कैसा होता?